चरित्रहीन कौन में अभी तक आपने सुना कि? मैंने हड्डबद्धी में डायरी खोली तो गत्ते के अंदर की तरफ धीरज लाल नाम के आगे एक नंबर लिखा था। मुझे कुछ नहीं होश था कि मैं क्या कर रही हूँ, सही है या गलत, मेरे भले का है या बुरे का। बस वही नंबर मैंने मिला दिया। 2-3 घंटी पर एक आदमी की आवाज़ आई दूसरी तरफ से, तो मैंने जल्दबाजी में सारी कहानी उसे सुना दी और उससे मदद मांगी। उसने मेरे से सिर्फ इतना पूछा कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ, और मैंने आश्रम का नाम और संचालक रोशनलाल का नाम ले दिया। उसने मुझे फ़ोन पर आश्वासन दिया और कमरे में ही बैठे रहने को कहा। कुमुद जी, आप तो सच में बहुत हिम्मती निकली। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। अब आगे सुनिए, क्या हुआ? बस फिर मैं वहीं कोने में ज़मीन पर बैठ ज़ोर ज़ोर से रोती रही। उस समय मुझे अपनी माँ बहुत याद आ रही थी। मैं चीख चीख कर रो रही थी और रोशनलाल मुझे बाहर खदीदीदा गंदी गालियां दे रहा था। सारी औरतें बाहर इकट्ठी हो गई थी, पर शायद अंदर ही अंदर इस आदमी से परेशान होने की वजह से कोई इसका साथ नहीं दे रही थी, नहीं तो दरवाज़ा तोड़ने में कुछ ही पल लगते। बावजूद इसके कि वो सब जानती थी रोशनलाल के बारे में, लेकिन फिर भी न जाने क्यों तमाशबीन की तरह खद्दी देखती रही। रोशनलाल का साथ किसी ने नहीं दिया, मगर उसका विरोध भी नहीं कर पाई। रोशनलाल यह सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी को फ़ोन कर दूंगी, इसलिए बाहर खद्दा बेहयाओं की तरह नशे में मुझे गालियां बके जा रहा था। तकरीबन 45 मिनट बाद आश्रम में एक व्यक्ति पुलिस लेकर आ गया। पुलिस को देख आश्रम में हलचल मच गई। मेरा दरवाज़ा खुलवाया गया। झरोखे से जब पुलिस दिखी तो मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला। पुलिस के साथ एक नवयुवक कुर्ते और पैंट में खड़ीदा था। मेरे पास धीरे से आकर उसने कहा कि जिस व्यक्ति को मैंने फ़ोन किया था वो वही था, लेकिन अब घबराने की कोई वजह नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ आश्वस्त हुई। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की तो मैंने सारी कहानी बता दी कि कैसे मैं इस आश्रम में पहुंची। पुलिस को मैंने यह भी बताया कि इस आश्रम में महिलाओं के पुनरुत्थान के नाम पर केवल शारीरिक शोषण होता है। जब से मैं यहाँ हूँ तब से मैंने यही सब देखा है। रोशनलाल से पहले भी जो संचालिका यहाँ थी, वो भी यहाँ की लड़ढिकियों को बाहर आला अफसरों के पास रातों को भेजा करती थी, और जब से रोशनलाल आया है तब से लड़ढिकियाँ बाहर तो भेजी जाते हैं, लेकिन यह खुद भी जब दिल करता है किसी को भी अपने पास बुलाकर उसका शोषण करता है। आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई थी और न ही मुझे समझ आता था कि मैं कहाँ जाऊं या किससे कहूं। और फिर उस समय मैं बहुत छोटी भी थी, लेकिन आज जब सूली पर चढ़ाने के बारी मेरी आई तो न जाने कहाँ से मुझ में हिम्मत आ गई, और बिना कुछ सोचे विचारे जो मुझे समझ आया मैंने किया। वह नवयुवक भी मेरी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। पुलिस ने जब आश्रम की महिलाओं से पूछताछ की तो सब धीरे धीरे खुलने लगी और अपनी अपनी आप बीती बताने लगी। शायद इनके भी हौसले बढ़ने लगे थे। पुलिस ने रोशनलाल को पकड़ दियच लिया और अपनी गाड़ी में बिठाने लगी। तभी वह नवयुवक रोशनलाल के पास गया और उससे कुछ कहने लगा जो मुझे नहीं सुनाई दिया। इस युवक के आगे रोशनलाल आंखें झुकाएं शर्मिंदगी से सब सुनता रहा। शायद वह रो भी रहा था, लेकिन मुझे निश्चित तौर पर नहीं पता। इस सारी कार्यवाही में आधी रात गुजर गई। पुलिस रोशनलाल को अपने साथ ले गई। नवयुवक अब भी आश्रम में ही खड़ीदा था और मुझे सांत्वना दे रहा था। जब मैं काफ़ी हद तक सामान्य हो गई तब उस नवयुवक ने अपना नाम मुझे बताया। उसका नाम रौनक था। बस यही नाम उसने मुझे तब बताया था। जानती हो सुरभि, यह रौनक कौन था? कौन था कुमुद जी? मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। ये वही नवयुवक था जिसने मुझसे विवाह किया और मेरी जुड़वा बेटियों का पिता बना। अच्छा। मैं बहुत हैरान हुई कुमुद जी के इस जवाब पर। हाँ सुरभि, उस रात के बाद रौनक ने ही प्रशासन का ध्यान आश्रम में होने वाली ऐसी गतिविधियों की तरफ किया। अब की जो संचालक उस आश्रम में आया था वह भी पुरुष था, लेकिन बहुत सभ्य। परमानंद नाम का वह संचालक पूरे आश्रम में भाई जी के नाम से विख्यात था। उसने कुछ ही महीनों में उस आश्रम की काया पलट कर दी। अब वाकई सबको शैक्षिक ज्ञान के साथ हाथ का हुनर भी सिखाया जाता। उस घटना के बाद मैं आश्रम में 1 साल और रही। इस दौरान रौनक अक्सर मुझसे मिलने आता। मुझे उसकी सादगी बहुत भांती थी। वह पढ़ा लिखा और बेहद सुलझे दिमाग का व्यक्ति था। समाज के किसी भेदभाव को न मानते हुए वह अपनी राह खुद बनता था। मैंने महसूस किया कि रौनक के संग बिताए पल मुझे ज़्यादा खुश और तरोताज़ा रखते थे। शायद मुझे उससे से प्रेम होने लगा था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कभी यह जाहिर नहीं होने दिया। एक तो स्त्री सुलभ लज्जा और दूसरी ओर अपने अतीत के काले साए
मुझे इस प्रेम पथ पर आगे बढ़ने से रोक देते थे। रौनक ने मुझे बताया था कि आजकल वह नौकरी की तलाश में है। अपने परिवार के बारे में भी उसने यही बताया कि किशोरावस्था में ही उसकी माता का देहांत हो गया था। उसने यह भी बताया था कि वैसे तो वह किसी अंधविश्वास को नहीं मानता, लेकिन फिर भी अपनी माता का स्वर्गवास पंचांगों में होने की वजह से 1 वर्ष के भीतर ही उसके 4 भाई बहन किसी न किसी दुर्घटना की वजह से ईश्वर को प्यारे हो गए, लेकिन फिर भी वह इसे एक अंधविश्वास कम और अनहोनी के रूप में ज्यादा देखता है। और उनके पिता? मैंने फिर पूछा। रौनक के तब मुझे बताया था कि उसके पिता गांव में रहते हैं और वह अपनी शिक्षा और नौकरी के कारण गांव में उनके साथ नहीं रह सकता। फिर एक दिन रौनक कई सारे मिठाई के डिब्बे आश्रम लेकर आया और सबका मुंह मीठा कराया। उसने बताया कि एक अच्छे सरकारी विभाग में वरिष्ठ लेखाधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति हो गई है। मुझे भी उसकी नौकरी की खबर से बहुत खुशी हुई थी। रौनक मुझसे बातें करने के बाद परमानंद भाई जी के कमरे में चला गया और काफी देर तक वहां बैठा न जाने क्या बातें करता रहा। उसके जाने के बाद भाई जी ने मुझे बुलवाया और सीधा एक टूक प्रश्न किया, कुमुद, क्या तुम घर बसाना चाहती हो? उनके इस सीधे सीधे प्रश्न पर मैं कुछ झेंप गई और कोई जवाब न दे सकी। कुमुद, कोशिश तो मेरी यही है कि तुम सब लड़ीडेचकियों का जीवन स्तर सुधर जाए, तुम लोगों की शादी हो और तुम्हारा भी अपना एक परिवार हो, समाज में सम्मान का जीवन व्यतीत करो, और इसके लिए मैं स्वयं भी कोशिश करूंगा और सरकार से भी समय समय पर मदद मांगूंगा। पर तुमने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। चलो छोड़ो इस प्रश्न को। यह बताओ कि रौनक तुम्हें कैसा लगता है? इस सवाल पर तो मैं हक्की बक्की रह गई, क्योंकि यह सवाल मेरे लिए बिल्कुल अनपेक्षित था। अच्छा कुमुद, ये भी जाने दो, सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखो, तुम सब बिन परिवार की लड़कियां हो और मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मैं खुद को यहां का संचालक से ज्यादा तुम सबका गार्जियन मानता हूं। चाहे तुम मुझे बद्धा भाई कह लो या पिता सामान मान लो, और इसी नाते मेरा हक बनता है तुम्हारी हृदय की बात जानने का। पिछले 1 वर्ष से रौनक अक्सर यहां तुमसे मिलने आता रहता है। अभी कुछ देर पहले जब वो मेरे पास आया था तो उसने तुमसे अपने विवाह की इच्छा जाहिर की। वह तुम्हें चाहता है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें खुश भी रखेगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मानसिक बेधियों को तोधा कर ऐसे फैसले लेने की जुर्रत करते हैं। ऐसे लोगों को बिना सोचे समझे अपना लेना चाहिए। ऐसे लोग जीवन भर साथ देते हैं। इसीलिए एक बार तुम्हारे मंशा जानना चाहता हूं, जिससे मैं रौनक को जवाब दे सकूं। और सबसे बड़ी बात, रौनक की शराफत यह क्या कम है कि इतने समय से तुम्हें जानने और मिलते रहने के बावजूद उसने तुमसे विवाह की इच्छा की बात सीधे तुमसे न कर मुझसे कही। मैं भाई जी की बातें ध्यान से सुनती रही और बस इतना ही कहा कि मेरे लिए जो उनका फैसला होगा वह मुझे मान्य होगा। इतना कहकर मैं चली गई। रौनक खुश था मेरा जवाब सुनकर, लेकिन मुझे खुशी के साथ एक अनजना सा डर भी था। लोग कहते थे, कोठों की लड्ढकियों के घर नहीं बसते। पता नहीं रौनक के साथ मेरा जीवन कैसा रहेगा। आज जो भी भाव हों उसके मन में, पर शादी के बाद बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जब मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से शर्मिंदा होना पड़े। ऐसे में क्या मजबूती से वह मेरे साथ खदेछा रहेगा? यह सब मुझे उससे साफ साफ पूछ लेना चाहिए। प्रेम और आकर्षण के परिणाम स्वरूप बंधा रिश्ता कितना लंबा चल पाएगा, यह बात शादी से पहले हमें मिलकर कर लेनी चाहिए। मैंने निश्चय कर लिया कि अब जब भी रौनक आएगा मैं भविष्य के बारे में उससे जरूर बात करूंगी। हर शादी में इतनी सतर्कता जरूरी ना हो, लेकिन मेरे लिए जरूरी थी। ऐसा ना हो कल को रौनक कमजाजेर चंकक जाए और मैं कहीं की भी ना रहूं। अगली ही सुबह रौनक आश्रम पहुंच गया। काफी खुश नजर आ रहा था और सीधा भाई जी के कमरे में चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वहां से निकला और मुझसे मिला। रौनक ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ा और कहने लगा, कुमुद, तुम्हारी यहाँ सुनकर मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें ताउम्र खुश रखने की कोशिश करूंगा और शिकायत का कोई मौका न दूंगा। लेकिन कुमुद, तुम खुश क्यों नहीं दिख रही? क्या तुम्हारे मन में कोई संशय है? मेरी जैसी लड़की के नसीब में तुम्हारे जैसा पति होना सौभाग्य की बात है। मुझे सिर्फ यही डर है कि कल को कोई तुमसे तुम्हारी बीवी के बारे में पूछे या कोई जाना अनजाना व्यक्ति कुछ कह दे, तो भी क्या तुम मुझ पर अपना विश्वास कायम रख पाओगे?
तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा तो नहीं? क्या शादी के इस बंधन को आखिरी सांस तक निभाओगे? मैंने संवित स्वर में रौनक से पूछा। रौनक ने मेरा हाथ अब तक पकड़े रखा था। कुमुद, मैंने शादी का फैसला तुम्हें अच्छे से जानने के बाद ही लिया है। तुम्हारे अतीत की काली परछाइयों के बावजूद जिस तरह से तुमने अपनी मर्यादा बचाने के लिए किसी की भी परवाह किए बिना इतने नकारात्मक माहौल में संघर्ष किया है, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। तुम्हारे साथ रहने वाली कोई भी लड़ेडेच की इतनी हिम्मत नहीं कर सकी, लेकिन तुमने अपने साथ उनका जीवन भी सुधारा। ऐसी लड़ढकी को पत्नी बनाना किसी के लिए भी गर्व की बात है। और रही बात तुम्हारे अतीत की, तो कुमुद, अच्छे खासे परिवारों की लड़ढकियां चरित्रहीन हो जाती हैं, लेकिन असली चरित्रवान वही है जो कीचड़रेच में रहकर भी पाक बनी रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे तन के साथ तुम्हारा मन भी उतना ही उज्जवल है, और मेरा भरोसा तुम पर आखिरी सांस तक यूं ही बना रहेगा। रौनक ने तटस्थ स्वर में अपना मन खोलकर मेरे सामने रख दिया। इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद आश्रम में ही साधारण रस्में निभाते हुए हम विवाह के बंधन में बंध गए। वाह कुमुद जी, सच में रौनक जी जैसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, मैंने कुमुद जी से कहा। कुमुद जी मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और आगे अपनी कहानी सुनाने लगी। हाँ सुरभि, तुम सच कहती हो, यह मेरा मुकद्दर ही तो था जो जीवन साथी के रूप में रौनक मिला। शादी के बाद रौनक मुझे आश्रम से अपने घर ले आया। 4 कमरे, बड़ी रसोई और बड्डे गुसलखाना वाला काफी अच्छा मकान था रौनक का। और अच्छी बात यह थी कि यह मकान अपना था, किराए का नहीं। मेरे तो सारे सपने ऐसे पूरे हो रहे थे जैसे भगवान बस अब मुझ पर ही मेहरबान हो रहा हो। हमारी गृहस्थी बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी। मैंने एक दिन रौनक से कहा कि क्या हम गांव पापा का आशीर्वाद लेने नहीं जाएंगे? मेरे इस सवाल पर रौनक ने टालने के उद्देश्य से कहा कि जल्द ही चलेंगे। घर में मुझे न तो रौनक की माँ की कोई तस्वीर दिखी और न ही उसके स्वर्गवासी भाई बहनों की। मैं अक्सर रौनक से पूछती कि उसके पास क्या उसके परिवार की किसी की तस्वीर नहीं है। इस पर रौनक ने कहा कि गांव में तस्वीर खिंचाने का रिवाज नहीं होता, इसलिए अगर इक्का दुक्का कोई तस्वीर हो भी तो गांव में ही हो सकती है, क्योंकि सारा परिवार गांव में ही रहता था। मैंने रौनक से फिर पूछा कि ये मकान फिर यहाँ शहर में किसने खरीदा? इस पर रौनक ने कहा कि उसे तो शहर में ही बसना था। अब मेरे सिवा और कोई था भी नहीं जो गांव में जमीन की देखभाल कर सके, इसलिए कुछ हिस्सा छोड़कर सारी जमीन बेच यहाँ मकान खरीद लिया। और अब तो इस घर की मालकिन तुम हो। रौनक के मुंह से यह सुनकर मैं फूली न समाई और अंदर तक एक आत्मतृप्ति की भावना से ओतप्रोत हो गई। जिसने कभी घर या परिवार देखा ही ना हो, आज उसके पास अपना घर था और एक प्यार करने वाला पति। शादी के 3-4 महीने के बाद ही मुझे गर्भ ठहर गया। हम दोनों ही बहुत खुश थे। हमारी बगिया में फूल खिलने वाला था। एक दिन मैं दिन में आराम कर रही थी और रौनक दफ्तर गए हुए थे। कसी ने दरवाजा खटखटाया तो मेरी आंख खुली। मैंने दरवाजे में लगे शीशे से झांका तो बाहर रोशन लाल खड़ा था। मेरा तो दिल धक से रह गया। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैं समझ गई थी कि रोशन लाल जेल से रिहा हो गया है और मेरा पता ढूंढते ढूंढते यहाँ मुझसे बदला लेने आया है। मैं अंदर तक सिहर गई थी। न घर पर फोन था कि किसी को मदद के लिए बुला सकूं, और जिस तरह से हमारा मकान था उसमें बंद दरवाजे में मैं जितना भी शोर मचा लूं, मुश्किल से ही कोई बाहर सुन सकता था। रौनक के घर वापस आने में भी अभी काफी समय था। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। जिस हालत में मैं थी उस समय मेरी ऐसी स्थिति मेरी गर्भावस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी, और इस समय तो खुद की जान बचने का भी कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। दरवाजा खोलने के मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं धीरे से सारी लाइट्स बंद करके रौनक के वापस आने तक चुपचाप अंदर बैठी रही। रोशन लाल बहुत देर तक जोर जोर से दरवाजा खटखटाता रहा और फिर हारकर शायद वापस चला गया था, या फिर हो सकता है दरवाजा खुलने के इंतजार में बाहर ही कहीं छिपा बैठा हो। इस डर से मैं भी अंदर ही डुबकी रही। तकरीबन 7 बजे शाम को रौनक लौटे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो मैंने आहिस्ता से फिर दरवाजे पर लगे शीशे से झांक कर देखा। रौनक को दरवाजे पर खड़ेड़ा देख मेरी जान में जान आई और मैंने दरवाजा खोल दिया। उनके अंदर आते ही मैंने जल्दी से फिर दरवाजा बंद कर दिया। मेरे इस व्यवहार से रौनक थोड़ा हैरान हो गए और पूछने लगे
क्या हुआ कुमुद? सब ठीक तो है? इतनी घबराई क्यों हुई हो? रौनक के सवाल पर मैं बेतहाशा रोने लगी। मैं इतनी घबराई हुई थी कि रोते रोते हिचकी लग गई और रौनक को कुछ बता नहीं पा रही थी। उन्होंने मुझे शांति से सोफे पर बिठाया और ठंडा पानी पीने को दिया। काफी देर तक वो मेरी पीठ सहलाते रहे जिससे मैं शांत हो जाऊं, लेकिन मेरी नजरें और कान दरवाजे और उस पर होने वाली आहट से भयभीत थे। लेकिन अब मैं थोड़ा संभल गई थी। मैंने इन्हें बताया कि रोशन लाल मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गया है और दिन से ही बहुत तेज तेज दरवाजा खटखटा रहा था। मुझे यकीन है कि वह अब भी यहीं कहीं बाहर छिपा बैठा है। रौनक, वो मुझे मारने की ताक में है। वो मुझसे बदला जरूर लेकर रहेगा। तुम पुलिस में फोन कर उसकी कंप्लेंट कर दो, लेकिन अभी फोन करने बाहर कहीं मत जाना। कल सुबह हम दोनों चलेंगे। रौनक मेरी बात सुनते सुनते मेरी पीठ सहला रहा था। कुमुद, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। रौनक की बात सुनकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और पूछा, यदि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता तो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ कैसे पहुंच गया? कुमुद, वो यहाँ तुम्हें खोजते हुए नहीं आया, वो यहाँ मेरे पास आया है। उसे तो शायद यह पता ही नहीं कि तुम यहाँ रहती हो। रौनक बोला। अब कि मुझे और आश्चर्य हुआ। कुमुद, तुम जानना चाहती हो रोशनलाल कौन है? रोशनलाल और कोई नहीं, मेरे पापा हैं। आज तक तुम्हें मैंने यह सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, और मेरे पापा के चरित्र के कारण जो तुमने झेला उसकी वजह से इनके बारे में पता होने के बाद तुम मुझसे विवाह कभी न करती। और मैं एक चरित्रहीन बाप की वजह से एक चरित्रवान पत्नी नहीं खोना चाहता था। मैंने अपने पिता का शुरू से यही रूप देखा है, और इसी वजह से मेरी माँ सदमे में बीमार हो गई और दुनिया से चली गई, और पीछे पीछे मेरे भाई बहन भी। अब परिवार के नाम पर केवल एक पिता रह गया है, और वो भी ऐसे चरित्र का जिसके साथ रहना भी समाज में अपना अपमान ही है। मैं रौनक की तरफ अचंभित सी देखती ही रह गई, लेकिन मुझे उससे कोई शिकायत न थी, क्योंकि मुझे सम्मानित जीवन देने के लिए उसने अपने पिता की भी परवाह न की। लेकिन सवाल यह था कि अपने पिता को ही उसने जेल जाने दिया और किसी प्रकार का विरोध न किया। यही सवाल जब मैंने उससे पूछा तो बेहद संक्षिप्त सा उसने मुझे जवाब दिया, कुमुद, कभी कभी किसी को सुधारने के लिए उस पर कड़िड़िढ़ा रवैया अपनाना बेहद आवश्यक होता है, लेकिन अब क्या करना है? मतलब यानी पापा अब कहाँ रहेंगे? कुमुद, इनका मेरे सिवा कोई नहीं है, इसलिए ये और कहाँ जाएंगे? मुझे विश्वास है कि अपने कर्मों की सजा भोगने के उपरांत अब इनमें जरूर सुधार हो गया होगा। अब ये ना मुझे शिकायत का मौका देंगे और न तुम्हें। हमें हर इंसान को एक आखिरी मौका जरूर देना चाहिए, लेकिन अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं इनके रहने का इंतजाम फिर कहीं और देखूंगा, पर उसमें कुछ समय लग सकता है, और उतने समय के लिए तो थोड़ा समझौता करना ही पड़ेगा। रौनक के इस आग्रह पर मैं कुछ न कह सकी। उनके उदारवादी व्यवहार को देख मैंने भी रोशन लाल यानी पापा के हमारे साथ रहने में कोई आपत्ति जाहिर न की। रौनक के सामने तो मैं रोशन लाल को पापा ही कहती थी, लेकिन मेरा मन उसके किए गए व्यवहार से इतना कुंठित था कि पापा कहने को मन मानता ही नहीं था। पिता का रूप कितना व्यापक होता है, और रोशन लाल जैसे वासना के पुजारियों को ऐसे संबोधनों का मान रखना भी नहीं आता। क्यों कुमुद जी, क्या हुआ? मैंने फिर बीच में रोककर पूछा। मैंने सुरभि, अनजाने में भगवान ने मेरी झोली जिन खुशियों से भर दी, अचानक उन्हें किसी की नजर लग गई, या फिर शायद भगवान को यह एहसास हो गया कि मेरे जीवन में खुशियां लाकर शायद उनसे कोई गलती हुई है। अब रोशन लाल भी हमारे साथ रहने लगा। मैं अपने घर और उसके प्रति अपनी सभी जिम्मेवारियों का निर्वाह करती, लेकिन रोशन लाल से एक ऐसी दूरी बना रखी थी जिसे न मैंने कभी खुद पार करती और न ही उसे पार करने देती। हमारी जिंदगी धीरे धीरे फिर सामान्य होने लगी। मेरी गर्भावस्था का वह चरण आ गया था जब कभी भी मुझे अस्पताल जाना पड़ीडीडीएच सकता था। घर में और कोई बद्धी स्त्री न होने की वजह से रौनक ने एहतियातन मुझे 2 दिन पहले ही अस्पताल में दाखिल करा दिया और खुद छुट्टी लेकर घर की ओर मेरी देखभाल करते रहे। घर में कोई काम वाली पहले भी न थी, और अब मेरी अनुपस्थिति में वे वैसे भी रखना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी से पहले ही बात कर रखी थी कि मेरे घर आने के बाद वो मदद के लिए कुछ समय तक हमारे साथ ही रहेगी।
अस्पताल में मैंने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। रौनक लड्डके लड्डकी में कोई फर्क न समझते थे, इसलिए 2 बेटियों के पिता बनाने में वे इतने खुश हुए कि पूरे मोहल्ले और अपने दफ्तर में जलेबियां बांटी। हमारा परिवार पूरा हो चुका था, छोटा परिवार, सुखी परिवार। हम अपनी 2 बेटियों के साथ संतुष्ट थे और उन्हीं को अच्छी परवरिश और जीवन देना चाहते थे। रौनक घर की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करने में बहुत मेहनत करते और मैं घर की बाकी व्यवस्था को दिलो जान से संभालती। मेरा घर मेरे सपनों का आशियाना था और एक आम औरत से ज्यादा कीमती था, क्योंकि मेरे जैसी लड़कियों को अक्सर परिवार नसीब नहीं होते। रोशन लाल यानी मेरे ससुर भी हमारे साथ रहने लगे और लगभग सब कुछ ठीक ही था, लेकिन अक्सर मुझे महसूस होता कि ससुर और बहू के रिश्ते सामान्य परिधि में नहीं हैं। कहने को तो कोई ऐसी नाजायज हरकत नहीं होती उनकी तरफ से, लेकिन बहू बेटी के लिए जो मान होना चाहिए वो उनकी नज़र में कभी न दिखता। बस यही एक बात मुझे बहुत खटकती। एक अजीब सी हिकारत थी रोशन लाल की नज़र में मेरे लिए, जैसे कि मैं इस घर की बहू न होकर राह चलती बाजारू औरत हूँ। कुमुद जी, ऐसे में एक छत के नीचे साथ रहना कितना मुश्किल हो जाता है। रौनक जी ने क्यों अपने पिता को अलग रखने का फैसला नहीं किया? सब कुछ जानने समझने के बाद भी मैंने कुमुद जी से पूछा, सुरभि, रौनक को यह भरोसा था कि उसका पिता सजा भोगने के बाद कम से कम अब ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उसकी तथा घर की इज्जत के लिए गलत हो। मैं उसका यह भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी। जिस इंसान ने मेरा जीवन स्तर सुधार दिया था, उसके मन मस्तिष्क में मैं किसी भी तरह की अशांति लाना नहीं चाहती थी। मुझे अपने पर यकीन था, इसीलिए मैंने अपना सारा ध्यान अपने घर को संभालने और अपनी बच्चियों की परवरिश में लगा दिया, ताकि रौनक घर की चिंता से बेफिक्र होकर अपना दफ्तर संभाल सके। इसी तरह से 2.5 साल निकल गए। बच्चों और घर में मैं इतनी व्यस्त रहती कि मेरी दुनिया बस यहीं तक सिमट गई थी। उन दिनों रौनक थोड़े थके थके से रहते। मेरे ससुर का व्यवहार अब निरंकुश रहने लगा था। हालांकि मैंने कभी भी अपने तरफ से रौनक से किसी भी बात के लिए शिकायत नहीं की थी, पर जो भी होता वो रौनक भी देखते ही थे। मेरे ससुर बात बात पर मुझे तवायफ की औलाद का उल्हाना देते रहते। कभी कभी तो चीदे के मारी इतनी भद्दी गालियां देते कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता। मेरी बच्चियों पर इन सब बातों का क्या असर पड़ेगा, यह सोचकर मैं बहुत परेशान रहती और कोशिश करती कि बच्चियां हर समय मेरे साथ ही रहें। मैं जहां भी जाती उन्हें साथ साथ लिए घूमती। रौनक यह सब देखकर बहुत परेशान रहते, लेकिन मजबूरी यह थी कि इस उम्र में पिता को कहीं और रहने के लिए कह नहीं पाते और न ही खुद उन्हें अकेले छोड़ दिए कहीं और रहने की बात सोच नहीं पाते। ये अक्सर मुझे कहते कि कुछ समय और सह लो, बुजुर्ग आदमी है, कितने दिन जिएगा। मैं बच्चियों को लेकर किराए के मकान में नहीं रहना चाहता। बाहर का माहौल तुम जानती ही हो कि बहुत सुरक्षित नहीं है। बाकी देखता हूं और क्या हो सकता है। कभी कभी तो इनके और मेरे ससुर के बीच में ही इतना तनाव बढ़ जाता कि बस हाथापाई ही की कमी रहती। सुरभि, एक दिन मेरी जिंदगी में एक शाम इतनी मनहूस आई कि मेरा सब कुछ बिखर कर रह गया। इनका दफ्तर से आने का समय हो गया था। मैंने सोचा, चलो आज चाय के साथ कुछ पकौड़े बना लूं। मैंने बेसन घोल कर रख दिया और आलू, प्याज और गोभी काटने लगी। इतने में दरवाज़ा खटका तो दोनों बच्चियां पापा पापा करती दरवाजे की ओर भागीं। मैंने जल्दी से हाथ धोकर दरवाज़ा खोला तो सामने 2-3 पुलिस वाले खड़ी डीढ़े थे और मुझसे इनके और मेरे बारे नाम आदि पूछने लगे। पुलिस वालों को देख मैं किसी अनहोनी की आशंका से डर गई। पुलिस वालों ने मुझे अपने साथ चलने को कहा तो मैंने पूछा कि रौनक कहाँ है। मेरे सवाल पर एक पुलिसकर्मी ने कहा कि आपके घर के नज़दीक के बस स्टॉप पर एक व्यक्ति मृत मिला। उसकी जेब से जो कागज़ बरामद हुए हैं उनमें इस घर का पता लिखा था। आप शिनाख्त के लिए हमारे साथ चले कृपया। पुलिसकर्मी की बात मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह उतर रही थी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इतने में मेरे ससुर भी बाहर आ गए, लेकिन वो तटस्थ थे और पुलिस वालों के साथ चले गए। मेरी हिम्मत नहीं हुई उन लोगों के साथ जाने की और मैं बस भगवान से निरंतर मनाती जा रही थी कि भगवान रौनक बस अभी आ जाए। वो व्यक्ति कोई और हो, मेरा रौनक नहीं। एक मंत्र की तरह से बस मैं भगवान के सामने बैठ यही दोहराती जा रही थी और दोनों बच्चियां घबराई सी मेरे साथ चिपकी हुई थीं। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए जुड़े रहिए। कल अगली किश्त लेकर हाजिर होंगी।
अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जुड़ते रहिए इस तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए।